Hello, my lovely students out there. This is ARK representing NRK9. Dear CS students and CS professional and CA inter students. जी हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है यहाँ पर। इस सेशन के अंदर बहुत ही कोर सेक्शंस यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एग्जामिनर्स के ना बेहद फेवरेट होते हैं। सो आप याद रखिएगा, एग्जाम में ना मार्क्स उठाने का सबसे बड़ा मौका है। याद रखिएगा, NRK9 लगातार मैं बताता आ रहा हूँ कॉर्पोरेट लॉस के अंदर एग्जामिनेशंस देता है स्टूडेंट्स को, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स को जिन्होंने सिंसियरली अपनी एफर्ट्स हमारे साथ रखी है। एंड आई श्योर यू, मैं ऑफ कोर्स जो मेरे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं नवंबर दिसंबर टाइम के लिए, ऑफ कोर्स उनके लिए हम अपनी एफर्ट्स पूरी लगा रहे हैं ताकि उनके एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स जो हम लेगेसी मेंटेन करते आ रहे हैं लगातार लास्ट 8 ईयर्स से एग्जामिनेशन की, वो यहाँ पर मेंटेन रहे आप लोगों के साथ भी। ऑलराइट, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स, बहुत सा परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन को, ठीक है। इंस्टीट्यूट की तारीफें तो हम बाद में करते रहेंगे। एनीवेज, देखिए हम यहाँ सेक्शन में डिस्कस करेंगे सेक्शन 141 को बारे में। ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141, सेक्शन 139, जी हाँ 144 एंड सेक्शन 143। इन सेक्शंस के अंदर कुछ कोर सब सेक्शंस हैं जिसको हम यहाँ फोकस करने वाले हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बार बार आप ही के लिए है। याद देखिएगा, मॉड्यूल में रेफर करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ मॉड्यूल से आप देखिएगा अच्छे से ताकि आप लोगों का याद देखिएगा रीडिंग हैबिट बढ़े, ठीक है। मैं समझाऊंगा, याद भी कराऊंगा, लेकिन मैं बाद में आपको मॉड्यूल से ही पढ़ाऊंगा और मैं आपको प्रेफर भी करूंगा। अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है ना, तो ये शॉर्ट नोट सिर्फ एग्जाम के टाइम पे यूज कीजिएगा। ऑफ कोर्स एग्जाम से पहले जब आपके पास अभी प्रॉपर टाइम है तो मॉड्यूल से थोड़ा स्टडी कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग क्या है, यहां हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, सेक्शन 141 सेक्शन 3 की बात करेंगे, जहां पे बोलेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, वन ऑफ द कोर सेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इज इट क्लियर? अच्छा, जब हम 141 सेक्शन 141 सेक्शन 3 की बात करते हैं तो ये बोलता है कि कुछ लोग हैं भैया, कुछ सर्टेन पर्सन हैं जो कि एलिजिबल नहीं है टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अच्छा, इस बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत जर्नल सी बातें सबको बताऊंगी कि भाई ऑडिटर कौन बनेगा, ऑडिटर कंपनी का ऑडिटर कौन बनेगा, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई ऐसी फर्म है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कौन होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। ऑलराइट, जो साइनिंग कर रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कौन होंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। ऑलराइट, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में अच्छे से बताया हुआ है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स की, तो ये भी आप जानते हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स कहाँ होती है, वो होती है कंपनी के एजीएम में। क्लियर है? मतलब इनकी अपॉइंटमेंट्स एजीएम में होने का मतलब कि हाँ जी, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बादी बोर्ड होती है, बट इस अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन मैंडेटरी है जो कि कंपनी की एजीएम में होती है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये जर्नल सी एस्पेक्ट्स हैं। जब मैं बोल रहा हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी हाँ, तो यहां पे बात स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहे हैं उसके लिए ऑडिटर। ये ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, लेकिन मैं लेक्चर सभी के लिए बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान सुने, ठीक है। सो अब जब ऑडिटर का हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, ऑडिटर का मेन फंक्शन क्या है कि भैया फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, वैलिड हो। जब मैं बोल रहा हूं वर्ड वैलिड एंड रिलायबल, तो इसका मतलब यहाँ पे वैलिड एज पर द लॉ, जो कि लॉ ने रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग ही उसे प्रिपेयर किया जाए। वो लेजिटिमेट होने चाहिए, समझ रहे हैं ना? वर्ड वैलिड का मतलब क्या है, लेजिटिमेट होने चाहिए। एंड इसके अलावा जब हम बोल रहे हैं रिलायबल, तो रिलायबल का मतलब देखिए, क्योंकि इन्वेस्टर जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स उसी के बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के हाथ में है, तो उनको डर लगता है जी कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, क्या वो एक्यूरेट है नहीं है। अब देखो, सोचने वाला बात है, इसके लिए हमको ऐसा पर्सन चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होगा, यहाँ पे ऑडिटर। अब देखिए, इस बात को थोड़ा समझिएगा, सेक्शन 141 सेक्शन 3 हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम ये एक्चुअली डिटरमाइन कर सकें कि पर्टिकुलर ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं। और अगर वो सेक्शन 141 सेक्शन 3 में फॉल हो गया तो उसे हम इंडिपेंडेंट नहीं मान रहे हैं, और वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड ऑडिटर हो जाएगा। और फिर इंटरेस्टेड ऑडिटर होते ही सोचने वाला बात है ना कि डर लगा रहेगा कि कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ठीक है। सो यहां पर सेक्शन 141 सेक्शन 3 ने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में डिस्कस किया, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा। याद देखिएगा, इस सेशन के अंदर ना मैं आपको MC21 के थ्रू भी कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट को क्या हम
ऑडिटर बना दें? आंसर इज नो। बॉडी कॉर्पोरेट कैसे बन जाएगा जी? नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी के बन गया ऑफ कोर्स, बट साथ ही साथ में एक प्रॉब्लम ये भी आ गया कि बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट याद देखिएगा जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रोल प्ले नहीं करेगा। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तभी मैंने बताया आप लोगों को कि या तो वो एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म होगी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। ये बात बहुत सिंपल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट को हम यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे एज ऑडिटर, ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी के क्या ऑफिसर या एम्प्लॉय को क्या हम ऑफ कोर्स ऑडिटर बना सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। समझिए क्यों? अभी देखो मैंने क्या बोला आपको कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करे, वो प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करे, ठीक है। उसका कोई यहां पर रिलेशनशिप ना हो कंपनी के साथ में, जो कि सेक्शन 141 बोल रहा है। अब अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय है या कंपनी का ऑफिसर है, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? आंसर इज नो। भले ही वो पर्टिकुलर पर्सन एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री होल्ड करता हो, प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करता हो, बट वो नहीं बनेगा। तो फर्स्ट हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनेगा। याद देखिएगा जो प्रोफेशनल का बच्चा सुन रहा है ना, वो रट्टा मारने में ना लगे, उसे सुन ले ध्यान से, ऑलराइट, क्योंकि गड़बड़ कर देंगे आप, तो ध्यान सुन लीजिएगा। आई नो दैट वेरी वेल, अपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ लिया है। सो पहला हमने क्या बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनने वाला है, ठीक है। सेकंड हमने बोला कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय या ऑफिसर है वो नहीं बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि कंपनी का अगर एम्प्लॉय या ऑफिसर का कोई, याद रखिएगा, मान लीजिएगा ए, मिस्टर ए हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, अब उनके पार्टनर है मिस्टर बी, वो अलग फर्म में पार्टनर है, क्या उनको हम यहाँ कंपनी का ऑडिटर बना रहे? आंसर इज नो। या कंपनी के ऑफिसर का वो एम्प्लॉय है, कंपनी के एम्प्लॉय का या ऑफिसर का वो एम्प्लॉय है या पार्टनर है, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप ऑडिटर बनाना चाहते हो, तो वो नहीं होगा। सर नहीं समझ मारा, सर क्या कह रहे हैं? ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। मिस्टर ए, ठीक है, मान लीजिएगा मिस्टर ए वो कौन है बेटा? मान लीजिएगा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ ABC लिमिटेड, ठीक है। ABC लिमिटेड का मिस्टर ए एम्प्लॉय है। मिस्टर ए की ना एक फर्म और है, मान लीजिएगा, मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी फर्म है, उसके अंदर मिस्टर बी उसका एक पार्टनर है। किसका पार्टनर है? मिस्टर ए का पार्टनर है। कौन? मिस्टर बी। तो क्या मिस्टर बी को इसके अंदर हम ऑडिटर बना दें, भले ही उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट है मान लीजिएगा वो? आंसर इज नो, वो नहीं बन सकते हैं। आप समझ गए इस बात को? तो क्या कह रहे हैं थर्ड बात कि कंपनी का कोई एम्प्लॉय या कंपनी के ऑफिसर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इनका कोई भी, ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिसर का कोई भी पार्टनर या फिर इनका कोई भी एम्प्लॉय, मान लीजिएगा अब यहाँ इस पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिएगा मिस्टर सी और हैं, मिस्टर सी जो अपनी सर्विसेज किसको देते हैं? मिस्टर ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म को देते हैं। तो ये इनके एम्प्लॉय हो गए। एम्प्लॉय को बना सकते हैं? आंसर इज नो। अगेन ये भी नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है? क्यों नहीं बनेगा समझो ना यार। अभी रिलेशनशिप इनडायरेक्टली उस कंपनी के अंदर इनडायरेक्टली रिलेशनशिप किसका आ गया? मतलब मेरा एम्प्लॉय जो है वो कहाँ पर है? उस पर्टिकुलर कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ऐसा नहीं बनाएंगे। ऑलराइट, तो कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के ऑफिसर का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या हो जाएगी इसके अंदर? ये कंपनी का तो एम्प्लॉय हो गया, बट इस पर्टिकुलर पर्सन का क्या हो गया? वो एम्प्लॉयर। तो ऐसा भी नहीं होगा। क्लियर एकदम? पहला बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं बनाएंगे, कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय को डायरेक्टर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं बनाएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा मैंने बोला यहाँ पर क्या कि कंपनी के अगर कोई एम्प्लॉय या कंपनी के ऑफिसर का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय है उसको भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, ये तो कुछ बात मैंने जब डिस्कस करी आपसे यहाँ पर, जब मैंने बताया कि ये कुछ खास तीन स्टेप्स पे पर्सन को बात कर लिया। अब कोई पर्सन या उसका रिलेटिव ना कंपनी के अंदर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड ना करता हो, कंपनी के अंदर, सुनने मेरी बात को ध्यान से, कंपनी के अंदर होल्ड नहीं करता हो, जिसके अंदर बात कर रहे हैं, कंपनी के अंदर, होल्डिंग कंपनी के अंदर, सब्सिडरी कंपनी के अंदर, एसोसिएट कंपनी के अंदर, या फिर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। यहां पर हम बात करें कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी, यहां हम बात कर रहे हैं होल्डिंग एंड इसकी सब्सिडरी। ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप मैं बता रहा हूं आपको। तो इन कंपनीज के अंदर ध्यान सुनना, या तो पर्सन जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं एज एन ऑडिटर, और इसका रिलेटिव, जिस पर्सन को आप अपॉइंट करना चाहते हैं वो या उसका रिलेटिव, क्या कंपनी के अंदर सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट होल्ड नहीं करता हो। कितना बोल रहे हैं? नॉट एक्सीडिंग 1000 इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स।
ठीक है, अभी क्लियर करता हूं। या फिर यहां पर याद रखिएगा एज पर द रूल इसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि बोल रखा है नॉट एक्सीडिंग 1 लाख इन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये जो बेटा 1 लाख आगे जो लिमिट दे रहा है ना, दिस इज कम्स अंडर द पावर ऑफ एमसीए। ये बहुत अच्छे से सुन लेना, एमसीए की पावर में है कि वो 1000 वाला लिमिट्स को 1 लाख फेस वैल्यू तक कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की तरफ वो इंडेप्टेड ना हो, कौन वो और उसका रिलेटिव, देखो मैं बात किया हुआ है पर्सन और इज रिलेटिव, पर्सन और इज रिलेटिव या उसका पार्टनर लोग भी। ठीक है, इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए कंपनी की तरफ, चाहे वो कंपनी कौन कौन सी होगी, ध्यान सुनो बेटा, ऐसे बना लो इजी रहेगा। ठीक है, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी एसेट कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इंडेप्टेड नहीं हो, इंडेप्टेड नॉट एक्सीड्स 5 लाख रुपीस। ठीक है, या फिर गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है उसने, किसके लिए, फॉर थर्ड पार्टी, कितना, एक्सीड्स 1 लाख, एक्सीड्स 1 लाख रुपीस। मतलब अगर ऐसा भी रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भी वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा, किसके लिए, ऑडिटर बनने के लिए। ऑलराइट, चलिए आगे एक बार फटाक से मॉड्यूल पे आते हैं और मॉड्यूल से भी लैंग्वेज ले लेते हैं ताकि आपको फटाफट समझा दें। इंप्रूविंग ऑर्डर इफेक्टिवनेस की हम बात कर रहे हैं। ऑडिटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएटिंग एंड वैलिडेटिंग द रिलायबिलिटी। जब वर्ड वैलिडेटिंग यूज हो रहा है ना, तो हम बात क्या कर रहे हैं, लेजिटिमेट का कि एज पर द लॉ। ऑलराइट, अपना मन मर्जी से थोड़ी ना बना लेगा, मन मर्जी से नहीं बनाएगा, मैंने पहले ही बताया है। डिस्क्रिशन नहीं चलेगी, आपको फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, of the company financial statements and statutory auditor are independent accounting professional who audit the financial statements on behalf of the shareholders to make sure they provide true and fair presentation of the finances of the company. Thus, it is the shareholders who appoint auditor in AGM. ये मैं बताया है, बहुत जनरल सा बात है। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है, सब लोग से जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते तो अभी आपने याद कर लिया होगा, मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मतलब कंपनी बन गया, पहला ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है, तो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कितना दिन में करते हैं, विद इन 30 डेज। ऑलराइट, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ऑलराइट सर, अच्छा अब यहाँ पे एक बात और बोल रहा है, व्हाट आर द रिक्विजिट फॉर चार्टर्ड फॉर ऑडिटर। मैंने अभी बताया आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म्स एज पर, याद रखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जिसको प्रोफेशनल बॉडी है, उसकी डिग्री वो वैलिड डिग्री होल्ड करते हो। ठीक है, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं, देखो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी इसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 141 सेक्शन 3, मेरे साथ सेक्शन रट लीजिएगा, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 141 सेक्शन 3 कहता है, देखो अब बॉडी का सर्टेन पर्सन, फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट जी नहीं बनेगा, बट एलएलपी बन सकता है जी, अदर देन एलएलपी। ऑफ कोर्स एलएलपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली वो बनाया किस पर्पस है कि जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जनरली प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस कर सकें। ठीक है, याद रखिएगा जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एलएलपी का हो, अगर पढ़ रखा होगा यहाँ, ये कॉन्सेप्ट हम एलएलपी का बोलते हैं, इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड द व्हाट कंपनी। एलएलपी के बारे में हम जानते होंगे, तो एलएलपी को हम एलिजिबल यहाँ मान रहे हैं, बट बॉडी कॉर्पोरेट एलिजिबल नहीं है। एंड एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो नहीं बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट आ गया ना, इंडिपेंडेंस होना रहेगी। देन पर्सन हु इज ए पार्टनर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था। यहाँ पर देखो कि अगर वो पार्टनर है, कंपनी के एम्प्लॉय मान लीजिएगा मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड के अंदर, और उनका एक पार्टनर है मिस्टर बी, क्या इसे बना दें, आंसर इज नो। या मिस्टर बी मान लीजिएगा क्या है, एम्प्लॉय है मिस्टर ए के, जो कि एम्प्लॉय है किसके अंदर, एबीसी लिमिटेड में। मिस्टर बी एम्प्लॉय किसका, मिस्टर ए का, वो कहां पर है, मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड में, तो क्या उसका मिस्टर ए का जो एम्प्लॉय है उसको बना दें, आंसर इज नो। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखो, अ पर्सन हु हिज रिलेटिव ऑफ पार्टनर, पर्सन या तो खुद या जिसको आप ऑडिटर बना रहे हैं, या उस पर्टिकुलर पर्सन का कौन, रिलेटिव या पार्टनर, इज इन अ होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन अ कंपनी। देखो in a company or its subsidiary or a holding or said company,
और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ये आपको ये ड्रॉ किया, देखो ये दिया था अभी आपको, अगर आप ऐसे बना लेंगे ना, एग्जाम में मत बना के आना, आपको याद रहेगा, ठीक है। कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, देखो कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, मतलब रिवर्स रिलेशनशिप बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कितना कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन सच कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, सच अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब कितना है, नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज इन फेस वैल्यू, ठीक है जी, याद रखिएगा। ऑलराइट, एंड इंडेप्टेड टू कंपनी इट्स सब्सिडरी होल्डिंग एसिड कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन सक्सेस अमाउंट एज में बी एक्सप्राइज, कितना है 5 लाख रुपीज, आप लिख लीजिएगा, मैं भी आपको अलग से भी रीड करवा दूंगा। एंड गिवन गारंटी प्रोवाइडेड इन सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन ऑफ द कंपनी, सब्सिडरी होल्डिंग एसिड कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, कितना है बेटा 1 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? ये कहता है पर्सन or a firm who is whether directly or indirectly has a business relationship with a company or its subsidiary or holding or associate company, subsidiary of such holding company, associate company। अब ये क्या देखो, समझना, बिजनेस रिलेशनशिप, किसी भी तरह का अगर बिजनेस रिलेशनशिप है, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिएगा प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में, जिसको परमिट किया गया है, तो बोला क्या उसको भी हम रोक देंगे, आंसर इज वो, बोला वो परमिटेड है, ठीक है, ये बात पकड़ में आ रहा है आपको, वो परमिटेड है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। लेकिन अगर कोई सर्विसेज से प्रोहिबिटेड क्यों नहीं सेक्शन 144 के अंदर, मान लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं, 144 किसकी बात करता है कि सर्टेन सर्विसेज कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, कुछ ऐसी सर्विसेज जो ऑडिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता है कंपनी को जिस कंपनी का वो ऑडिटर है, क्लियर एकदम, ऐसा नहीं कर नहीं सकता है, बट उस पर्टिकुलर कंपनी को नहीं करेगा जिसमें वो ऑडिटर है। जैसे एक्चुअरियल सर्विसेज नहीं दे सकता है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। यहां हम बात करेंगे कंपनी के यू नो व्हाट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकता है, क्लियर हो रहा है, या किसी तरह की आउटसोर्सिंग उसको नहीं कर सकता है, क्या मतलब आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक यू नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना, वो सर्विसेज नहीं कर सकता है अगर वो उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या है ऑडिटर। तो ये सर्विसेज क्या आ रही है, बिजनेस रिलेशनशिप आ रहा है। लेकिन अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में स्पेसिफिकली ऑडिटर के लिए अलाउड किया गया कोई वक्त, तो वो कर सकता है, क्लियर एकदम, अभी और डिटेल में बताऊंगा इसको। ऑलराइट, एंड अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर है उसका रिलेटिव, या इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ डायरेक्टर या KMPA, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो, या तो पर्सन क्या का रिलेटिव, याद रखना रिलेटिव, वो खुद थोड़ा ना बनेगा, ऊपर ही बोल दिया बात को ना, रिलेटिव क्या है, डायरेक्टर है या फिर KMPA, साइड में अपने नोट करते चलेगा ताकि इजी रहे ना। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ऑफ कोर्स अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो कि खुद ही फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो कैसे बन जाएगा, या ध्यान सुनना मेरी बात को, वो खुद या उसका कोई पार्टनर मोर देन 20 कंपनीज की ऑडिट कर रहा है तो भी एलिजिबल नहीं है। एट द डेट ऑफ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, कब कहना सर, एट द डेट ऑफ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन वो या उसका पार्टनर ना किसी फर्म में ऑलरेडी 20 मोर देन 20 कंपनी से ना ऑडिट कर रहे हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। देखो कहता है अ पर्सन, ये तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, या पर्सन और पार्टनर ऑफ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रिअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एज ऑडिटर मोर देन 20 कंपनीज, कितना रे 20 कंपनीज में अगर ज़्यादा है 20 कंपनी से ज़्यादा तो नहीं अलाउड है सर, मैक्सिमम कितना है 20। ऑलराइट, चलिए, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड फॉर अ पीरियड 10 ईयर हैज नॉट बीन elapsed, मतलब अब मान लीजिए फ्रॉड का केस आया था, फ्रॉड के केस में वो क्या हुआ, पता लगा कि साहब इन्वॉल्व थे, ठीक है, ऑलराइट, सेक्शन 143 सेक्शन 12 पे डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि भैया फ्रॉड में इन्वॉल्व था और पकड़ा गया, कन्विक्टेड समझते हैं ना, जेल हो गया जी उनको, ठीक है, और उसके सेंटेंस जो है 10 ईयर का पास हुआ, कब से काउंट करेंगे 10 ईयर, समझना, अगर उनको मान लीजिएगा 1 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया, ठीक है, 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट दी गई, तो 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट होने का बाद में 10 ईयर्स और elapse होना चाहिए। elapse समझते हैं ना, कंप्लीट हो गया हो, मतलब पहला पनिशमेंट का 1 साल कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद का फिर 10 ईयर कंप्लीट हो गया हो, तभी वो एलिजिबल है। अगर वो 10 ईयर अभी भी है, कब से, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पनिशमेंट, तब याद रखिएगा एलिजिबल नहीं है।
या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सेक्शन 144 के अंदर जो बताई गई है। अभी डिटेल में जाता हूं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार इसकी शक्ल देखो, खूबसूरत सेक्शन है, एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी नाम टेलिंग यू, ठीक है। अब हम जरा एक बार इसको ध्यान से कंसिडर करते हैं। देखो हाँ देखिए इधर आइएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा ध्यान से देखें। देखो अगर ध्यान से देखो, पहले ही ग्राइंड रीड करते हैं। पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर, ध्यान से बेटा स्क्रीन पे आ जाएगा, ऑफ कोर्स मेरी तरफ ही आ जाएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ he is a chartered accountant, सर अभी बताया था आपने, provide that a firm where of majority of partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid, मतलब as a chartered accountant may be appointed by its firm name to be auditor of a company, मतलब हो सकता है ABC and associates करके आप कंपनी बनाकर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके फर्म बना के भी कर सकते हैं। एंड वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एन कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब बहुत पकड़ में आ रहा है, एलएलपी को हम ऑथराइज करें क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी बनेगी, क्लियर एकदम, एलएलपी की लायबिलिटी में बना के बैठ रहे हैं हम। एंड द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था आपसे मैं। अब देखो यहाँ पे लिमिट की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे कह रहे थे, देखो ध्यान से देखना बेटा, अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ टू सब क्लॉज फर्स्ट डी सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141, जिसमें हमने सबसे बात किया था कि क्या उसका रिलेटिव या फिर उसका कौन वो खुद क्या सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, नहीं। रिलेटिव अगर करता है तो कितना मैक्सिमम बोले थे 1000 रुपीज फेस वैल्यू। अब यहाँ कहता है एज वी प्रिस्क्राइब, जब हम बोले एज वी प्रिस्क्राइब तो मैक्सिमम जितना बोले 1 लाख। अभी 1 लाख जो है ये एमसीए की पावर है, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एनहेंस कर सकता है 1000 को 1 लाख तक, क्लियर है। एंड अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, अगर सपोज ऐसा हो जाता है कि रिलेटिव ने एक थ्रेशोल्ड टच कर लिया, बियॉन्ड चला गया थ्रेशोल्ड के, ठीक है, मतलब लिमिट बता रखे हैं कि भाई आप सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो 1000 तो लिमिट तक कर सकते हैं, या हम बोल रहे हैं फेस वैल्यू 1 लाख, ठीक है, बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मींस एमसीए। अब अगर वो उसके बियॉन्ड चला जाता है तो याद रखिएगा करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे उस ऑडिटर को। करेक्टिव एक्शन का मतलब यहां पर यह है कि अगर थ्रेशोल्ड से बियॉन्ड जाता है, कौन उसका रिलेटिव वो होल्ड कर लेता है इन फेस वैल्यू पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इन विच सच पर्सन इज एन ऑडिटर, तो उसके रिलेटिव के लिए, उसके रिलेटिव के अगेंस्ट उसे कुछ करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे विद इन 60 डेज। क्या करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं? या तो उसका रिलेटिव होल्डिंग को कम करे, ठीक है, या आपको ये एक अनाउंसमेंट बनाना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि हाँ जी आई हैव हैविंग नो रिलेशनशिप विद पर्टिकुलर दैट पर्सन, उस पर्सन के साथ मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, ऐसा भी करना पड़ेगा। ऑलराइट। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के, देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं ध्यान से, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट सब सेक्शन 2 के अंदर जा रहे हैं, सब रूल 2 के अंदर, तो अगर कंपनी इंडेप्टनेस की बात कर रहे हैं तो कितना मैक्सिमम बोल रहे हैं 5 लाख, ठीक है, और अगर उससे कोई गारंटी है सिक्योरिटी की बात की, कितना बोल रहे हैं हम लोग बेटा 1 लाख रुपीज। मैंने आपको नोट करवा दिया है अभी ऑलरेडी, देखो ना यार, देखो 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 ऑलरेडी नोट किए हुए हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ आप लोगों को मैंने नोट करवाया था, अब चाहें तो नोट कर लीजिएगा मॉड्यूल में ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, ठीक है, यहाँ नोट हमने किया हुआ है ऑलरेडी। इंडेप्टेड, देखो इंडेप्टेड, इस वाले पॉइंट पे देखो इंडेप्टेड दोनों में लिखवा रखा है, देखो ध्यान से, ठीक है, इंडेप्टेड की बात की थी इतना नॉट एक्सीड, अगर एक्सीड्स 1 लाख हो गया इनएलिजिबल, या गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। अच्छा कोई भी हो सकता है कंपनी, मैंने बताया था कंपनी को, होल्डिंग को, सब्सिडरी को, एसोसिएट कंपनी को, या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी ना, तो अगर दिया हुआ कितना गारंटी सिक्योरिटी 1 लाख, एक्सीड्स 1 लाख डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिस्क्वालीफाइड। ऑलराइट, आइए देखिए। अच्छा इसके अलावा देखो बेटा ध्यान से, अगर हम लोग सब रूल 4 को देखें, कहता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई ऑफ सब सेक्शन 3 of section 141 the term business relationship shall be considered as any transaction entered into for a commercial purpose except
कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, कमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द एक्ट। मतलब मैंने बताया था आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर 1949 के अंदर अगर परमिट किया हुआ है एज एन ऑडिटर, अगर वो दे सकता है सर्विसेज तो वो अलाउड है। एंड अगर हम सब रूल 4 के अंदर ध्यान से अगर देखें सब क्लॉज सेकंड को, तो कहते हैं कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर, ध्यान से बेटा, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखिएगा, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी at arm length price, like sale of product services to the auditor as a customer in ordinary course of business by companies engaged in a business of telecommunication, airlines, hospitals, hotels and other similar businesses। मतलब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रही है, मतलब अब यार एक पर्टिकुलर पर्सन है, मान लीजिए वो उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिटर है, एयरलाइंस कंपनी का, मान हम बात कर लेते हैं, जेट एयरवेज की बात कर लें, ठीक है, या इंडियन एयरवेज की बात कर लेते हैं। अब उस पर्टिकुलर कंपनी का वो क्या है, ऑडिटर भी है। अब वो क्या, वो फ्लाइट वगैरह यूज नहीं करेगा, ऑफकोर्स करेगा, या किसी मान लीजिएगा ओबेरॉय होटल्स हैं, टाटा होटल्स हैं, ठीक है, इन होटल्स की अगर वो ऑडिट करता है, ठीक है, तो क्या वो वहां पर उनके होटल्स में जाकर सर्विस ले सकता है? आंसर इज यस। तो वो उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की अगर बात करेंगे तो वहां पर वो एलिजिबल है, वो ले सकता है। यहाँ हम उसको प्रोहिबिट नहीं कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं माना जाएगा। क्लियर एकदम? चलिए आइएगा, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस। अब देखिए ध्यान से, आई होप एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशनशिप की हमने बात की थी ऊपर, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, या तो वो खोर या उसका, देखो यहाँ पे ना किसी भी तरह की रिलेशनशिप बन रही हो, इंडिविजुअल either himself or through his relative, any other person connected associated with individual through any other entity in which such individual has significant influence or control or whose name or trademark brand is used by such individual। significant का मीनिंग सबको अच्छे से पता होगा मेरे बच्चों को। significant का मतलब क्या होता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग approval required of that particular person। मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन से ना आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। कंपनी की याद रखना, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज अगर फ्रेम करनी है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन से आपको बिना परमिशन लिए आप कोई ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल डिसीजंस या पॉलिसीज फ्रेम नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो क्या कह रहा हूं, उस पर्टिकुलर पर्सन का कोई डायरेक्टली वो खुद ही किसी एंटिटी के अंदर बात कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है वो उसका रिलेटिव के थ्रू या किसी एंटिटी के थ्रू उसके अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। या फिर अगर फर्म है तो फर्म के केस में भी हम देखेंगे ऑडिटर एज बीइंग अ फर्म, सेम एस्पेक्ट्स को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। देखो कहता है ऑडिटर रिम्यूनरेशन एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज। नॉन ऑडिट सर्विसेज की जब मैं बात करूंगा, सेक्शन 144 की बात करूंगा, मेरे बच्चों 2 मिनट में याद कराऊंगा, ध्यान सुनना, 144 की बात करूंगा, ठीक है, जिसमें मैं बोलता सर्टेन सर्विसेज कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर। एग्जाम में ना कई बार स्टेट क्वेश्चन आता है और हम लोग सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाता है, बोले तो करा हुआ है, रिवाइज कर लेना है अच्छे से, ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव वालों के लिए तो मैं ढंग से बता ही रहूंगी। एनीवेज देखिएगा, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई ऑडिटर की रिम्यूनरेशन। अब देखो रिम्यूनरेशन हमेशा रखना बेस होती है कि उसको असाइनमेंट क्या दिया गया है ऑडिटर को, ठीक है, उसकी ऑडिट स्कोप क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड करती है ऑडिटर की फीस, ठीक है। हाँ, एक रीजनेबल फीस होनी चाहिए ताकि वो याद देखिएगा अट्रैक्ट कर सके एक अच्छे क्वालिफाइड, एक वेल एक्सपीरियंस स्किल्ड ऑडिटर को। ये एक जरूर नेसेसरी है, बट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होगी। और ये कंप्लीटली डिपेंड करती है कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, मतलब आप ऑडिट में किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर एक कोर्स सेक्शन की तरफ अगर लेके जाऊं तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम सेक्शन 144 की तरफ देखते हैं, ठीक है, जो कि मैं इस सेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन मान रहा हूँ। क्यों? उसका रीजन है फॉर कहीं ना कहीं एग्जाम में स्ट्रेट भी आ सकता है और एक अप्लाइड फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपली बोलेंगे कि ऑडिटर वही टास्क परफॉर्म करेगा जो टास्क उनको असाइन किए जाएंगे बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी। देखिए, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज provides that an auditor appointed under this act shall provide to the company only such other services as are approved by the board of director or audit committee as the case may be, but which shall not include any of the following services।
सर्विसेज, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमिटी क्या 144 वाली सर्विसेज बता देगा करने के लिए? आंसर इज नो, वो नहीं कर सकता। और क्या सर्विसेज देखो मेरे साथ बोलना, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इतना बड़ा कर दूंगा कि आपको रट जाए। देखो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, बोलो ना एक साथ, बोलो अभी क्या भी याद करेंगे हम लोग, ठीक है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इसके अलावा इंटरनल ऑडिट, सब पता है? नहीं पता होगा बता दूंगा, ठीक है? इंटरनल ऑडिट सब कुछ। तो क्या कह रहे हैं, पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज 11th में पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है? या हम बोल रहे हैं इंटरनल ऑडिट करवाने का बात करें तो, या फिर इंप्लीमेंटेशन, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बोलो मेरे साथ में, बोलो डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या हम बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज, जी ऐसा नहीं देने वाले हैं आप, ठीक है? या हम बात करेंगे मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करेंगे, नहीं हम आप वो भी नहीं कर सकते। एक्चुअरियल सर्विसेज में कई बार बच्चे पूछते हैं इससे क्या होता है, देखो समझो, जनरली कहता है बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है? और यूजुअली हमने देखा है कि जो सेक्टर्स लाइक बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो इस रिस्क को एनालिसिस करने के लिए कंपनीज एक्चुअरीज को अपॉइंट करती है। इसका एक अलग ही प्रोफेशनल कोर्स होता है, जिसमें याद रखिएगा, यूजुअली मैं बता दूं, मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनका मेन फोकस क्या होता है, ये एनालिसिस करते हैं किसको, बिजनेस रिस्क को, ठीक है? तो कभी और डिटेल में इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो एक्चुअरियल सर्विसेज की बात करें, जी हाँ, वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है एक आपका ऑडिटर, ठीक है? देखो अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट या डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या बात करेंगे एक्चुअल सर्विसेज की, इन्वेस्टमेंट एडवाइस सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस समझते हैं ना, कि जनरली क्या होता है, कुछ कंपनीज ना अपनी अकाउंटिंग वर्किंग है ना आउटसोर्स कर देती है, मतलब बाहर किसी फर्म्स को दे देती हैं, कंपनीज को दे देती हैं, ताकि वो उनके बिहाफ पर ना उनका अकाउंटिंग वर्क हैंडल करें और कंपनी अपने कोर एक्टिविटीज फोकस कर सके। तो ऑडिटर जो है कंपनी का, वो इस सर्विसेज को नहीं लेगा। मैनेजमेंट सर्विसेज या कहता है इन काइंड ऑफ सर्विस एज मी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे बेटा याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा 4 मार्क्स का, अपने पॉकेट में 4 मार्क्स डालो ना। देखो समझो क्या करें, बोलो एक बार फटाफट से। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, या फिर हम बात करेंगे डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, एक्चुअल सर्विसेज। नंबर में अगर याद नहीं रहता सीरीज में कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा हमने बोला रेंटिंग, आउटसोर्सिंग, फाइनेंशियल सिस्टम सर्विसेज, सॉरी, एंड लास्ट में मैनेजमेंट सर्विसेज। क्लियर एकदम? अब देखो बेटा ध्यान सुनना, अब ऑडिटर अपना काम प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, इससे क्या पता लगेगा? बोलता जी ऐसा है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहा होगा जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। अदरवाइज याद रखिएगा, हम लोग ध्यान देखेंगे किसका, सेक्शन 177 हमने पढ़ा हुआ है, ऑडिट कमेटी। जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, वहां ऑडिट कमेटी ऑब्जर्व करेगी कि ऑडिटर अपना वर्क, अपनी टास्क एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, जिससे उसको परफॉर्म करने के लिए लॉ में बोला गया है और जिस तरह का टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, असाइन किया गया है। ऑलराइट, ओवरसाइट ऑफ ऑडिटर की बात करते हैं। टू एंश्योर इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, द कंपनी सेक्शन 13 हैज मेड द प्रोविजन अंडर सेक्शन 177 सेक्शन 4 ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया डिटेल में। अगर अभी एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट तो आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी सब वीडियो अवेलेबल है, ठीक है? और आप सेंड करो रिक्वेस्ट, आपको स्पेसिफिकली इसका लिंक सेंड कर जाएगा। एंड विच प्रोवाइड्स दैट एवरी ऑडिट कमिटी शैल रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट process. And section 143 section 12 read with rule 13 sub rule 1 क्या कह रहा है, audit and accounts rule 15 if an auditor of a company, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट सेक्शन बोल रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट सेक्शन कह रहा हूँ 143 सेक्शन 1। क्या अगर कंपनी में ध्यान से क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, कंपनी का एम्प्लॉय ऑफिसर लोग फ्रॉड कर रहा है कंपनी साथ में, और उस फ्रॉड का अमाउंट जो है 1 करोड़ या से ज्यादा का है, जो कि डिडक्ट कर लिया ऑडिटर ने। ऑडिटर याद देखेगा विदाउट मेकिंग एनी डिले इंटीमेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटीमेट करेगा। इस सेक्शन को याद रखना, मैं अभी डिटेल में थॉरोली डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, तो ये भी यहाँ पर आप समझें कि अगर फ्रॉड फाइंड आउट हुआ तो याद रखिएगा यहाँ पे बन जाएगा ड्यूटी किसका, ऑडिटर का, कि वो अगर 1 करोड़ का फ्रॉड से ज्यादा का फ्रॉड होगा तो वो इमीडिएटली इंटीमेट करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। If an auditor of a company in the course of his performance duties as an auditor, he has reason to believe that offense
of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of rupees 1 crore or above is being or has been committed against the company by its officer or an employee, the auditor shall report the matter to the central government। और अगर से कम है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, याद रखिएगा, वहां ऑडिट कमेटी को इंटीमेट करेगा। कब? जब लेसर अमाउंट हो गया। कैसे इंटीमेट कर रहा है भैया? बताना पड़ेगा नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, एप्रोप्रिएट अमाउंट, कितना अमाउंट, लगभग कितना अमाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर, एंड पार्टीज इन्वॉल्व, जो उसने फाइंड आउट किया होगा कौन कौन सी पार्टीज में इन्वॉल्व हैं इस फ्रॉड के अंदर। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर कब बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट को? जब फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का होगा, उससे कम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और अगर ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तो किसको बताएगा? ऑडिट कमेटी को। क्या बताना? नेचर ऑफ फ्रॉड, भाई किस तरह का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, किस तरह का फ्रॉड आपको क्लियर करना पड़ेगा, आई मीन ऑडिटर को। साथ में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट उसका डिटेल देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं क्या बोला, यहाँ पर पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। फिर कह रहा है डिटेल ऑफ सच ईच फ्रॉड, अब इसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा रे, बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड पार्टी इन्वॉल्व इफ रेमेडियल एक्शन हैज नॉट टेकन। अगर रेमेडियल एक्शन लेने तो बहुत सी बात है, प्लस रेमेडियल एक्शन क्या लिया है आपने, रेमेडियल का मतलब उस फ्रॉड को आपने खत्म करने के लिए क्या किया ताकि आगे फ्रॉड ऐसे तरीके ना हो कंपनी के अंदर। फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें, दोनों ही हो सकते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी की फाइनेंशियल और कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप लीक कर रहे हैं, या कंपनी की ही फाइनेंशियल्स के साथ गड़बड़ हुई है, प्रॉफिट जितना राइज हुआ था, कंपनी के एसेट्स के साथ में गड़बड़ हुई है। बहुत सारे फ्रॉड से मैं डिटेल में जाऊंगा सबके ऊपर, क्योंकि देखिए एक लेक्चर का लिमिट है ना, बहुत सारा एक साथ इकट्ठा ला के नहीं रख सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपके पास कोड ज़्यादा आ जाए, नॉट टू वरी अबाउट इट। इन सब के बारे में हम सीएस के प्रोफेशन में ना, सीएस के कोर्स के अंदर सब कुछ समझेंगे, तो ये सब घबराना मत कि सर फ्रॉड के बारे में आपने इतना सा बताया। फ्रॉड किसी भी नेचर का हो सकता है, कंपनी के एसेट्स का मिसयूज होता है, कंपनी के फंड्स का मिसयूज होता है, ठीक है, कंपनी के, याद देखिएगा फॉर एग्जांपल कंपनी की जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं उसका मिसयूज हो सकता है। तो ये फ्रॉड कई सारे नेचर में हो सकता है, इसलिए हम उसे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फॉर्म में बोल रहे हैं। क्लियर? चलिए मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात करें, क्वेश्चन राइज होता है जी कि मैंडेटरी रोटेशन हो क्यों। एक मैं आपको बताता हूं, यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ है जिसको बोलते हैं सार्बिन ऑक्सली। ये एक्ट बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग है। 30 जुलाई 2002 को यूनाइटेड स्टेट में ये पास हुआ, इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ बोलते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो डिस्क्लोजर्स हैं, कंपनी जो डिस्क्लोज देती है रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स, वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, ठीक है। अच्छा, ताकि जो कॉर्पोरेट स्कैंडल्स है ना वो ना हो, उन्हें रोका जा सके। इसी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशन भी दिया है कि मैंडेटरी रोटेशन होना चाहिए। मैंडेटरी रोटेशन के पीछे लॉजिक क्या है समझेगा, ताकि जो ऑडिटर की वर्किंग है ना वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, और एक लॉन्गर टाइम में जो एक रिलेशनशिप बन जाता है मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, वो कहीं ना कहीं डाउटफुल रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि वो कैसा होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, अपॉइंटमेंट जो ऑडिटर का वो रोटेट होता रहना चाहिए। उसके लिए सेक्शन याद रखिएगा हम जो पढ़ने वाले हैं 139 सेक्शन 2, रीड रूल नंबर 5, बोलेगा रूल नंबर विद 5 ऑफ, याद रखिए कौन सा, ऑडिट्स की बात कर रहे हैं तो ऑडिट एंड अकाउंट्स रूल्स, याद रखिएगा ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। अब इसमें मैं जाऊंगा, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फटाफट से रीड कर लेते हैं क्या रीजन है। ऑडिटर रोटेशन एज अ मींस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस बनी रहे। कैसे बनी रहेगी समझो, एक तो 141 के अंदर डिस्क्वालीफाइड ना हो, दूसरा वो अगर लॉन्गर पीरियड तक कंपनी के मैनेजमेंट साथ काम करेगा तो कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाती है। रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ ऑडिट फेलियर, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ये वर्ड समझते हैं, इंसिडेंस ऑफ ऑडिट फेलियर। ऑडिट फेलियर कब होता है, जब कंपनी के फाइनेंशियल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा वो एक्चुअल नहीं है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो डायरेक्शन दे रहा है ऑडिटर को वो उसको फॉलो कर रहा है, नॉन कंप्लायंसेस हैं, फ्रॉड्स कंडक्ट हो रहे हैं। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि सत्यम की हम बात करें, सत्यम स्कैम की बात कर रहे हैं, या हम बात करेंगे मैक्सवेल इन यूके, ये सारे के सारे जो कहीं ना कहीं स्कैम्स हुए हैं ना, फ्रॉड्स हुए हैं, वो कब हो रहे हैं पॉसिबल है, जब मैनेजमेंट भी और जहां ऑडिटर भी, याद रखें ना, गड़बड़ कर रहे हैं आपस में। सो फेलियर नहीं हो, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ sets a limit on number of years on a public accounting firms make audit company financial statements. A mandatory audit rotation rule which sets a limit on the maximum number of years of an audit. अब कितना होता है ध्यान सुनना,
अगर इंडिविजुअल ऑडिट कर रहा है, इंडिविजुअल मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इंडिविजुअली कर रहा है, या फिर फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है। आपको पता होगा वन टर्म जो कि 5 ईयर्स की होती है, ठीक है, इसमें 2 टर्म्स अलाउड हैं जो कि 5 ईयर की हो गई। मतलब एक टर्म कितने का हो गया, वन टर्म जैसे मैंने बोला 5 ईयर, तो यहाँ पर 10 ईयर्स हो गए, ठीक है। लेकिन एक टर्म बोल रहा हूँ, 2 टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ तक ना, ये जो बोल रहा है ये हम पीरियड बोल रहे हैं कैसा, कॉन्टिन्यू, एक टर्म के लिए कंटिन्यू अपॉइंटमेंट हो सकती है। अब उसके बाद क्या इसी इंडिविजुअल को वापस अपॉइंट कर दे, आंसर इज नो, इसकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अभी बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। तो कूलिंग पीरियड आ जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। कूलिंग का मतलब वो नेक्स्ट 5 ईयर तक अपॉइंटमेंट नहीं होगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स होंगी, क्लियर एकदम। तो जहां हम बोल रहे हैं ये मैंडेटरी क्यों रख रहे हैं, ताकि ऑडिट फेलियर ना हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, ठीक है। और जो यहाँ हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ध्यान सुनना, कि जो यहाँ इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। आओ देखो, इंटरेस्टिंग कौन सेक्शन है, सेक्शन 139 सेक्शन 2, रीड विद रूल नंबर 5। No listed company or company belonging to the following class of companies excluding 1% company, याद रखना excluding 1% company और small companies, इनको हटाकर हम बात कर रहे हैं रोटेशन की। बोलता है जी सुनो ध्यान से, अगर आपकी कंपनी कौन है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना 10 करोड़, या प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, या पब्लिक बोरिंग्स की हुई है किसी भी कंपनी ने, एनी कंपनी से पब्लिक बोरिंग्स की हुई है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से पैसा ले रखा है, या पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए 50 करोड़ और उससे ज्यादा के हो, तो आपको ना ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा रे, इंडिविजुअल एंड फर्म वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपके ऑडिटर की रोटेशन आपको याद रखिए करनी पड़ेगी, 5 साल के बाद आपको उसको हटाना पड़ेगा। 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड में रहेंगे, मतलब 5 साल तक ये वापस रीअपॉइंट नहीं होंगे। फिर उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स मींस आफ्टर द कूलिंग पीरियड वो अपॉइंटमेंट हो सकती है। कौन कौन सी कंपनीज को बोल रहे हैं मैंडेटरी है कि भाई तुमको ऐसा करना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी ऑफ कोर्स, और इसके अलावा कौन सा कंपनी है, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा का है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा का है। तो देखो फटाफट देख लेते हैं, जल्दी आ जाओ दौड़ के। ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, प्राइवेट कंपनीज की बात करें पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, या कोई भी कंपनी बोल रहा है, एनी कंपनी क्या कह रहा है, हैविंग अ बॉरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 50 करोड़। अब यहाँ मेरा कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर यहाँ प्राइवेट कंपनी कहाँ से आ गया, आएगा ना, क्यों, पब्लिक डिपो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले सकता है, बोरिंग नहीं कर सकता क्या, 50 करोड़ से उससे ज्यादा का, इन दैट केस उस पे भी अप्लाई होगा। कहता है शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन टर्म ऑफ 5 ईयर एंड, याद रखिए शैल, यहाँ शैल का मतलब करना ही होगा, नहीं करेगा 5 साल से ज्यादा का, ठीक है, एक टर्म में। या अगर फर्म है तो फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive ईयर, क्लियर। An individual who has completed his term of 5 years or shall not eligible for reappointment as an auditor same company for the 5 years from the completion of his term। बोले थे ना अभी कूलिंग पीरियड कितना रहेगा, कूलिंग पीरियड कितना रहेगा 5 इयर्स, ठीक है। एक बार 5 साल पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगला जो 5 इयर्स होगा वो आपको कूलिंग पीरियड रहेगा, मतलब आप उस 5 साल में नहीं अपॉइंट होंगे नेक्स्ट 5 इयर्स तक। ऑलराइट, सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्म के अंदर 2 टर्म्स अगर फर्म ने कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो भी अपॉइंट नहीं होगी। एंड दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनना। अगर मान लीजिएगा, देखो पहले रीड कराता हूँ फिर इंटरप्रेट करता हूँ। एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म whose standard has expired in a company immediately, बस यही लाइन खास है, immediately preceding the financial year। मतलब ध्यान सुनना, फर्म एक ABC है मान लो, ध्यान सुनना, ABC एक फर्म है और एक मान लीजिएगा BCD एक फर्म है, ठीक है। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर A जो है ये और B और C ये पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पर B C और D पार्टनर है, ध्यान सुनना, ठीक है। ये ऑडिट कर रही है XYZ लिमिटेड की, ठीक है। XYZ लिमिटेड की क्या है, ठीक है। ये ऑडिट कर रही है फर्म, ठीक है। ये फर्म ऑडिट कर रही है XYZ लिमिटेड की। ध्यान सुनना बेटा, अब इसमें देखो तुम ध्यान से, B और C क्या हो गए, कॉमन पार्टनर हो गए। ये भी एक अलग फर्म है, ये किसी और कंपनी नहीं कर रही है, इसमें नहीं कर रही है, लेकिन इसमें कॉमन पार्टनर हो गए। कौन हो गए ये लोग,
कॉमन पार्टनर हो गए। अब ध्यान सुनना है, इसमें गड़बड़ कर देता है बच्चा इंटरप्रिटेशन में। कॉमन पार्टनर्स हैं ये ऑलरेडी कर रही है। अब ध्यान सुनना, यहां एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम, इसको देखो ध्यान से, whose tenure expire in a company immediately preceding the financial year। अब मान लीजिएगा इस कंपनी के अंदर ये काम कर रहे थे और इनका 1920 के अंदर इनका 5 ईयर कंप्लीट हुआ। किसका? इस फर्म के अंदर 1920 में 5 ईयर्स कंप्लीट किए इन्होंने, ठीक है, 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। तो क्या अब यहां से हम 2021 में इन्हें बना दें क्योंकि यह कॉमन पार्टनर है? आंसर इज नो, यहां तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें 21 और 22 इसके लिए एलिजिबल है। आप बोलेंगे सर 5 ईयर कूलिंग, यहां 5 ईयर कूलिंग की बात नहीं हो रही है। ध्यान सुनना, क्यों? क्योंकि यहां पे लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, एक्सपायर इन अ कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर इसका इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में खत्म हुआ, 1920 में खत्म हुआ, तो क्या 20 और 21 के लिए बना सकते हैं? आंसर इज नो। बट एक साल निकलने के बाद में 2022 के अंदर बीसीडी जो फर्म है उसको यहाँ ऑडिटर हम अपॉइंट कर सकते हैं इस वजह लिमिटेड में। इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर उसका कंप्लीट हुआ है, किसका, और हैविंग अ कॉमन पार्टनर, बीएनसी से कॉमन पार्टनर इन बीसीडी फर्म बीएनसी, तो इसमें नहीं बनेगा, इमीडिएट नहीं बनेगा। बट एक साल खत्म हो जाने के बाद में आप इस फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर। क्लियर है? अच्छा, एक मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, 5 ईयर का यहाँ प्रोविजन कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। कंपनी के विषय, कंपनी चाहे तो 3 साल के लिए अपॉइंट करे, 2 साल के लिए करे, ठीक है, 1 साल के लिए रखे, कंपनी का विषय, ठीक है। कंपनी चाहती है वैरायटी, भैया नहीं है ना आपके पास में, अब चेंज होता ना चाहिए तो वो कर सकती है कंपनी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बता दूं, कंपनी चाहे तो 1 से ज़्यादा ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकती है और करती है, बड़ी कंपनीज करती हैं, ठीक है। एनीवेज, सो अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वाइज रोटेशन इज एन ऑडिटर इज नेसेसरी। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है, व्हेन the same auditor continues in the same company for years and years, it results in a close relationship between the management and auditor, which increases the chances of fraud. Both Enron and Satyam saw in this happens. Of course, ये मैंने बताया आपको, सत्यम के केस में से बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इशू रहता है कि क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, तो उसको अवॉइड किया जा सके। Hence, section 139 of the company section 13 was introduced for a mandatory rotation of auditor। और रोटेशन हमने भी डिस्कस किया, ठीक है। सेम वही बात हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो आपने डिस्कस किया है। मस्ट रीड दिस वन एग्जाम्पल यार, यही मैं आपको समझा रहा था, ये एग्जाम्पल जरूर रीड किया जाना, एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले। इसी की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जो मैंने आपको डिस्कस किया है। एक बार इसको जरूर रीड करना आप लोग। अगर बुक अभी अवेलेबल नहीं है आपके सामने तो कोई बात नहीं, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, अब आराम से रीड करो ताकि इसको आप क्लियर कर सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रीड करो, समझो। अगर ये समझ में आया तो हमने यही समझाया आपको, जो आपको यहाँ बताया है कि 1 साल निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं अगर कॉमन पार्टनर है, बट आप इस अभी नहीं कर सकते जब उसका इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ हो। किसका? इंडिविजुअल का या फिर फर्म का। ऑलराइट, अभी यहाँ वाला ना चैप्टर का हमने मुझे पार्शन ले लिए हैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर से प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है यार, प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है, तो उसको छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज़्यादा देखिएगा, स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बने रहेगा। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर।